अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से एक अच्छा इमदादी पैकेज मिल जाएगा। कुछ तो उन्होंने पैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखवाए हुए हैं, $3 अरब उसको रोल ओवर कर दिया जाएगा और $2 अरब उसमें इजाफी मिल जाएंगे। तो 30 जून तक जो रिजर्व्स के ऊपर बहुत दबाव है उसमें खातिर खा कमी आ जाएगी। और साथ एक अनाउंसमेंट है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इसको लेना तो मुस्बत अंदाज से चाहिए, खुशाइंद है, लेकिन इसको मटीरियलाइज़ होते हुए मुश्किल पेश आएगी और टाइम लगेगा। हो सकता है पूरी भी हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म होगी। जैसे एक ऑयल रिफाइनरी का जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो ऐलान करके गए थे, आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो वो अकेली ऑयल रिफाइनरी अगर लग जाए तो 10 से $12 अरब है कम अज़ कम। तो इसके ऊपर दिल जमी से काम करना चाहिए, वो जो रेड टेप है उसको काट के आगे चलना चाहिए। इसी तरीके से जो सैलाब से मुतासरा इलाकों की दोबारा से तमीर नौ है, तमीर नौ के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कोई अबाउट $11 बिलियन की कमिटमेंट्स दी हैं। उसमें से बेशतर हिस्सा जो है वो मल्टीलैटरल लेंडिंग है। बेसिकली वो रायती नरखों के ऊपर आपको कर्ज मिल जाता है। वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वो मटीरियलाइज़ हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। कभी उम्मीद है, बाद लोग कहते हैं कि मटीरियलाइज़ नहीं होगा। जो मल्टीलैटरल लेंडिंग है वो काफ़ी हद तक मटीरियलाइज़ हो जाती है। जो बायलैटरल अनाउंसमेंट्स हों, फॉर्मल प्लेज ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो, उसके ऊपर शकूक होते हैं को आएगा या नहीं आएगा। इसका बड़ा हिस्सा आने का कभी इम्कान है, लेकिन एक प्री कंडीशन है जो सारों के साथ जुड़ी है, वो है IMF का प्रोग्राम। हम पाकिस्तान इस वक्त एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के प्रोग्राम के अंदर है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का वो जो प्रोग्राम है वो बाकियों को एक सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल होता है कि इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन ठीक है, जो रिफॉर्म्स करनी है वो ठीक है, जो यहाँ इन्होंने टैक्स पेयर से पैसा लेना है वो ठीक है, कोई फालतू पैसा तो नहीं सर्व कर रहे। वो चीज़ें जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को देते हैं और IMF उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेट जारी कर देता है, NOC दे देता है, तो फिर आपकी पूरी दुनिया में कबूलियत हो जाती है। वो हमारी एक ऐसी चीज़ है जो परेशानी का बायस है। मेरा नहीं ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिले करना चाहिए रिवाइवल ऑफ द IMF प्रोग्राम को। कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं, जैसे एक्सचेंज रेट ऑफिशियल जो है वो 227 के करीब घूम रहा है। जो आप इंटरबैंक से निकल के ओपन मार्केट में आते हैं तो वो रेट कोट करते हैं 237 या 238 रुपये, लेकिन मिलता आपको नहीं है, मिलता है आपको 250 टू 60 टू 65 इस रेंज में जाके मिलता है। ये जब आप डिस्टॉर्शन को एड्रेस करेंगे तो हो सकता है कहीं 240-45 मे बी समवेयर क्लोज टू दैट, इस पे आके आपका रुपए का रेट इंटरबैंक में सेटल हो जाए। लेकिन आपको वो करना चाहिए। आपने एक मार्केट मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया है तो मार्केट के असूलों के मुताबिक होना चाहिए। उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे तो डिस्टॉर्शन को दुनिया नहीं मानती। या आप उस मैकेनिज़्म से निकल जाएं, IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं, तो या उस तरीक़ाकार को लागू करें। इसी तरीके से कुछ टैक्स कलेक्शन के ऊपर और बजट डेफिसिट के ऊपर आपने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ नंबर्स तय किए हुए हैं, उनको आपने हासिल करना है। वो पेट्रोलियम की टैक्सेशन से हो या आपकी एनर्जी सेक्टर का 4200 अरब रुपए के करीब सर्कुलर डेट जा चुका है। इसको अगर आप हटाएंगे नहीं तो पाकिस्तान की इकानमी को आप बिठा देंगे। वो कहते हैं इसको ठीक करके आएँ फिर हमारे पास आएँ। तो मेरे ख्याल में इसहाक डार को और शहबाज शरीफ को दिल गुर्दे से काम लेना चाहिए। इंतखाबी अमल अभी 6-7 माह 8 माह की दूरी के ऊपर है, तो ये काम आज करें ताकि 30 जून को इनके पास एक बेहतर इकोनॉमिक पोजीशन हो, एक अच्छी पिक्चर हो जिसको लेकर ये लोगों के पास जा सके। ड्रैग करेंगे तो कल को मार इनको बहुत पिटेगी। अभी भी मार पड़ रही है, कल और मार पड़ेगी। जब आटे की लाइनें नज़र आती हैं सड़कों के ऊपर 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी दस्तियाब ना लोगों को, तो वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेंगे। आप इन इशूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। आज वो पेनफुल एडजस्टमेंट आज कर लें तो महीने 2 महीने में हो सकता है कि आप आगे चल पड़ें। अगर आज नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, तो फिर बहुत मार पीटेगी। पाकिस्तानी लोगों को भी पड़ रही है, पाकिस्तानी अवाम को भी पड़ रही है और हुक्मरानों को भी पड़ेगी। आज भी पड़ेगी और इलेक्शन के वक्त भी पड़ेगी। तो चॉइस बड़ी क्लियर है, या फैसला आज कर लें, ना करने की सज़ा जो है शायद इनके पास एक पॉलिटिकल ऑप्शन छोड़ेगी नहीं कोई भी। दूसरा, पंजाब असम्बली की सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी इतना बड़ा चैलेंज फेस कर रही है और सबसे बड़ा सूबा 60% पाकिस्तान की आबादी है। वहाँ पता ही नहीं है कि वज़ीर आला किसने रहना है। कभी पता चलता है कि वो वज़ीर आला बच जाएंगे, परवेज़ लाई रह जाएंगे, अगले दिन पता चलता है नहीं रहेंगे। इमरान खान कहते हैं असम्बली तोड़ देनी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, असम्बली तोड़ देंगे। वो कहते हैं नहीं। वो जनरल बाजवा के ऊपर एक बयान आता है, परवेज़ लाई उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है जो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेनेबल है। पंजाब इस तरीके से आगे बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन जितने दिन ये क्योस चल रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बिठाने के लिए काफ़ी बड़ा फैक्टर, स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इस वक्त। जब ये पता चले कि सूबे की असम्बली चलनी है कि नहीं चलनी है, परवेज़ लाई वज़ीर आला रहना या कल को कोई नया बंदा आके इलेक्शन लड़ेगा, तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इस वक्त वाज़ेह मेजॉरिटी किसी पोलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, ना नून के पास या PDM कह लीजिए, PDM के पास भी नहीं है,
है, नंबर पूरा नहीं है, 180 से कम है, 186 मिनिमम चाहिए। परवेज़ लाई को भी 186 की इस वक्त हमारे साथ हासिल नहीं है। काफली के अपने लोग बमुश्किल 10 है, बाकी पीटीआई के हैं, और पीटीआई के 10 के करीब या 12 के करीब अरकान के मुतल्लिक़ ख्याल ये है कि वो शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पर हाउस के अंदर मौजूद ना हो। तो एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है कि कब्ज़ा करना है बाकायदा वज़ारत आला की कुर्सी के ऊपर बगैर अक्सरियत के, और वो कैसे होगा ये मालूम नहीं है अभी। तो इन्हीं दो इशूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है शाहीन साहब, मारूफ माहिर कानून है, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। डॉक्टर तारिक साहब, आप फरमाइएगा, इस वक्त इमरान खान के लिए मल्टीपल चैलेंजेस हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वो जो वज़ीराबाद वाला इंसिडेंट है उसमें उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर उनको नोटिस जारी हुआ है। तो कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल है, कुछ कैसे पाकिस्तान आगे चलता देखते हैं आप? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, जो आपने आखिरी बात की कि कैसे पाकिस्तान को आगे चलता हुआ देख रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ा अलमिया है, डायलेमा है कि इस वक्त जो एक सियासी कशमकश पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, और बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ ने आप ये कहें कि एक फ़िज़ा पैदा की हुई है, कभी असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, कभी हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी हम शहरों पर चढ़ाई कर रहे हैं, यलगार कर रहे हैं, उससे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और एक बेयकीनी की कैफियत इस वक्त मौजूद है, उसको अगर आप लिंक करें, वो जो भी आपने सारी बड़ी माशाल्लाह बड़ी तफसील से और बड़े नपे तुले अंदाज में आपने बताया कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, सारे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, जब वो आपको इस तरह की अफरा तफरी की कैफियत में, खींचातानी की कैफियत में देखते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम देखते हैं, तो फिर IMF के साथ आपकी गुडी गुडी होने के बावजूद उनके शुकुश बात बरकरार रहते हैं कि यार ये किधर जा रहे हैं। कभी क्या बात करते हैं, कभी जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, असम्बलियाँ बन रही हैं, असम्बलियाँ टूट रही हैं, इलेक्शन में क्या 6-7 महीने रह गए हैं, वो 3 महीने जल्दी हो जाएंगे, दैन व्हाट। मतलब सिर्फ इलेक्शन जल्दी कराने के लिए मुल्क में इतना फितना फसाद और इंतशार की कैफियत नज़र आती है। ये बड़ा ही एक मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक बात है। इमरान खान साहब की जो आपने बात की है, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जो तौहीन अदालत का नोटिस सर्व किया था उसमें वो पेश नहीं हुए, उस पर उनके काबिल ज़मानत जो है वारंट गिरफ्तारी वो जारी हुए हैं, उसमें मेरा ख्याल वो बेल करा लेंगे, वो इतना कोई सीरियस इशू नहीं है, और उन्हें चाहिए कि अगली दफ़ा वो पेश हों। पंजाब वाले अटैक के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं जिन लोगों पे FIR कटवानी थी वो काटी नहीं गई। JIT के ऊपर वो कहते हैं दबाव डाल रहे हैं, उनको असल तफ्तीश से हटा रहे हैं, और पॉलीग्राफिक टेस्ट उल्टा इमरान को नोटिस जारी हो गया। ये मुझे कुछ बात आसानी से हज़म नहीं हुई। मेरे साहब बात यह है कि अगर तो उनका गिला ये है वफाकी हुकूमत से कि एक हमला हुआ उन पर वज़ीराबाद में जो बड़ा अफसोसनाक है, हमने सब ने उसको कंडेम किया, और उसकी FIR वफाकी हुकूमत ने काटनी थी, और हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो हम वो इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं, उसका जवाब भी देंगे। लेकिन अगर वो FIR उनके उस सूबे में कटनी थी जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, तो फिर गिला किससे है? ये बात तो आज भी हमारी समझ से बाहर है कि इंतज़ामिया उनकी, IG उनके, वज़ीर आला उनका, और वहाँ पे FIR जो है वो कटी तो है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मेरी मर्ज़ी की नहीं कटी। तो ये मामला तो उनके अपने हैं, इसमें तो वफाकी हुकूमत का या शहबाज शरीफ का तो या नवाज शरीफ का तो कोई ताल्लुक नहीं है। शोएब साहब, आपका क्या तजज़िया पंजाब के हवाले से? क्योंकि परवेज़ लाई के मुख्तलिफ आप इंटरव्यू सुने या उनके बयान सुने, जो उनका आखिरी बयान था कि 25 मई को इनकी ज़ुबानें बाहर निकली हुई थी। तो ये ज़रा सोच समझ के बात करें। मतलब वो बाकायदा उनको, वो कहते हैं ना, वो एक उल्टे हाथ की मारनी, वो मारते हैं उनको साथ। अभी आज खबर ये चल रही है कि कल वो जो इजलास था उसके अंदर इमरान खान ने कहीं जिक्र किया है कि पंजाब के अंदर जो करप्शन हो रही है वो कर तो काफ़ी रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारी पॉपुलैरिटी के ऊपर असर पड़ रहा है। सारी अखबारों में ख़बरें भी छपी हुई हैं, वो ज़मीनों की ग्रीन एरिया को ग्रे एरिया में कन्वर्ट करने के ऊपर भी काफ़ी करप्शन के इल्ज़ाम हैं। तो कैसे देखते हैं, कैसे चलेगा आगे? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन आगे चलने वाला काम। आपकी बात दुरुस्त है। वैसे तो ये पूरा सेटअप ही आर्जी है। पहली बात तो ये है कि हम इसको खींचतान के कब तक लेके जाएंगे? जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, 5-6 महीने ना से चल जाए तो पाकिस्तान का निज़ाम चलता रहे। अगर आप जून तक ले जाते हैं खींचतान के तो भी बड़ी बात होगी, या अगस्त तक ले जाएंगे, पोस्ट बजट है, जो भी टाइम है पोस्ट बजट है, मतलब खत्म हो गया ना। वैसे भी आर्जी है, जस्ट अ मैटर ऑफ। लेकिन इनके दरमियान जो खींचातानी है वो एक जेन्युइन तरीके से है, क्योंकि देखे ना, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक स्लोगन लेके खड़ी हुई है, एक पार्टी लेके खड़ी हुई है कि मैं तो बाजवा साहब के कहने पे इस कैंप में मैं आया हूं, और मुझे कहा गया कि मुनिस इलाही का भी स्टेटमेंट आ गई, परवेज़ इलाही की भी स्टेटमेंट आ गई कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि आप इस पार्टी के साथ चले जाओ। मैं इस पार्टी के साथ आ गया, लिहाजा मैं इनके साथ बैठ गया। लेकिन एक बात जो हमने देखनी है वो ये है कि क्या एक दूसरे के बगैर इमरान खान और PTI तो शायद काफली के बगैर रह सकती है, क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी भी है, पंजाब में उनका वर्किंग भी है, PDM की कारकर्दगी भी बहुत ख़राब है। लेकिन
मुनीस इलाही का जो फ्यूचर है या परवेज़ इलाही का जो फ्यूचर है वो सिर्फ इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। इस वक्त अगर वो इसको छोड़ते हैं तो ये उनकी खुदकुशी होगी। आर्जी तौर पर तो नुकसान होगा पीटीआई को, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो नुकसान है वो होगा परवेज़ इलाही और उसकी कंपनी को, क्योंकि उन लोगों का वजूद इसके साथ है कि अगली सीटें जो उन्होंने अपने आप को ये शो करना है कि हम पीटीआई के साथ इल्हाक के ज़रिए जीत सकते हैं, वो शायद मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद के ज़रिए वो ना जीत सके। नून लीग से उनका इत्तेहाद नहीं होना लेकिन जो सूरत हाल ये है, आपने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, काफ लीग का क्याम किंग्स पार्टी के तौर पर उसको कहा जाता था, मुशर्रफ के दौर में हुई थी। नून लीग जब शुजात साहब भी आर्जी तौर पर जो बने थे और नवाज शरीफ को बाहर चले गए थे तो यहाँ एक पार्टी क्रिएट की थी जनरल परवेज मुशर्रफ ने, तो वो एलानिया तौर पर प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें इबाहम नहीं है। इमरान ने बाई चॉइस उनसे इत्तेहाद किया, किसी ने उसको धक्का नहीं मारा कि जाके परवेज से इत्तेहाद। अगर आप ये इस तरफ जाए ना, प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो सारी पार्टियां एक ज़माने में रही हैं। हम भुट्टो साहब किन के ज़माने में लीडर बने? अयूब खान, जब वो पॉपुलर हो गए तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको फांसी चढ़ा दिया। इमरान खान किसके सहारों पे अच्छा, आए थे? वो भी नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब ने कहा मेरी ज़िंदगी इनको लग जाए, और वो प्रैक्टिकली लग गई। वो हादसे में मारे हो गए। उससे पहले 85 से जब वो वज़ीर आला बने, वो किन के कहने पे आए और किस तरह आगे चले? खैर वो चलता रहा। जब वो पॉपुलर लीडर हो गए, एस्टेब्लिशमेंट उससे खाइफ हो गई। इमरान खान साहब के साथ भी बहरहाल जो वन पेजर सिस्टम चलता रहा वो चलता रहा, और जब उनको पॉपुलैरिटी मिल गई, जब वो अपने पाँव पे खड़े होने लग गए तो इनका इख्तलाफ हो गया, लड़ाई हो गई। तो एस्टेब्लिशमेंट तो अपने बंदे बदलती रहती है, अपने हालात वाक़यात हादसात बदलती रहती है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन थी, काफ ने या परवेज़ इलाही साहब का जो सिस्टम था उनको अब देखिए ना, पीटीआई ने को खुशी से तो एक्सेप्ट नहीं किया इनको। अगर आप समझते हो कि खुशी से एक्सेप्ट किया है तो शायद बड़ा मुश्किल होगा कि वो परवेज़ इलाही साहब को या मुस्लिम लीग काफ के, अब वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए। अगर वो 10 बंदे माइनस करते हैं तो इनकी हुकूमत नहीं बनती, वो 10 बंदे उधर चले जाते हैं तो उनकी हुकूमत बनती है पीटीएम की। उन्होंने तो ऑफर कर दी थी कि आ जाए परवेज़ इलाही साहब, हम आपको देते हैं। बकौल इनके, मुझे नहीं पता, बाजवा साहब के कहने पे वो उधर चले गए। अब ये सियासी शतरंज जो है, अब इस वक्त एक और बड़ी खूबसूरत बात चल रही है, बड़ी मज़े की बात है। वो ये कहते हैं कि हम पीटीआई के कुछ अफराद या कभी कहते हैं पीएमएलक्यू के कुछ अफराद हम एब्सटेन करा लेंगे एट द टाइम ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर एब्सटेन की सूरत में भी वो अपनी सीटों से चले जाएंगे इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या अगर वो वोट देते हैं दूसरी साइड से, उस सूरत में भी उनका वोट काउंट नहीं होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ एब्सेंट हो जाएंगे तो उसी से परवेज़ इलाही को मुश्किल पड़ जाएगी। 186 पूरे होते। लेकिन उसमें फिर एक सूरत आएगी, उसमें भी रन ऑफ इलेक्शन में फिर देखा जाएगा कि किसके वोट ज्यादा हैं, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। खैर बात वाली बात है, लेकिन फिर ये शतरंज फिर ऐसे ही चलेगी। डॉक्टर तारिक साहब, जो परवेज़ इलाही वाला मामला है वो शायद मुश्किल में मुझे लगता है पड़ता जाना है वक्त के साथ साथ। मोमना वहीद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। आपको मैं एक स्टेटमेंट सुनवाना चाहूँगा। आज फवाद चौधरी ने आपका नाम लेकर एक बयान जारी किया, फिर आपसे उसका रद्द-ए-अमल लूँगा। दिखाइएगा जी। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। वो जो वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। ये लफ्ज़ में दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने 5 करोड़ का बराह रास्त आपका नाम लेके इल्ज़ाम लगाया है, तो आपका क्या जवाब है इसके ऊपर? नदीम साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि फवाद साहब को पिछले 1-1.5 अशरे से जब से लोग देख रहे हैं, इनकी एक ही नौकरी हमेशा रही है, वो ये है कि सियासत में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम का हिस्सा बनना है, लोगों पर इल्ज़ामात लगाने हैं और बगैर तहकीक के, बगैर किसी सबूत के लगाने हैं। फिर हकायक का इतना ही इल्म रखते हैं हमारे फवाद साहब, तो खान साहब पर कातिलाना हमले की अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो सकी, ये वजूहात भी जानते होंगे। दूसरी बात यह है कि फवाद साहब का अपना माजी और फिर इनका पार्टियां बदलने की कहानी से कौन वाकिफ है? तो क्या फवाद साहब की कोई कीमत लगा करती थी? मैंने तो कोई पार्टी भी नहीं बदली, मैं अभी तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और इनके भगाने से कि खान साहब के इर्द गिर्द कोई मुखलिस इंसान, कोई मुखलिस वर्कर नजर ना आए, पार्टी आज जिस नहज पे खड़ी है वो मेरा ख्याल है एक टोला है खान साहब के इर्द गिर्द जो बहुत ही खुशामदी टोला है, जो खान साहब उसमें कौन कौन शामिल है? जी, उसमें कौन कौन शामिल है मोमना?
उसमें बहुत सारे लोग जो आपको अमूमन साथ नजर आते हैं, वो सब लोग शामिल हैं जिन्होंने पार्टी का ये हाल कर दिया। एक हुकूमत जो, देखिए वो जो साजिश हुई थी ना, रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था, वो अचानक एक रात में नहीं हुआ था। उसके ताने बाने अगर खोल के देखे जाएं तो बहुत दूर तक जाते हैं। तो खान साहब को खबर क्यों ना हो सकी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लोग उनको सब अच्छा है, सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे, जिनमें से फवाद साहब भी हमारे एक हैं। तो बात ये है कि इनके ये कह देने से कि मैंने खुदा ना खास्ता कोई डील कर ली या पार्टी छोड़ दी, इसमें कोई सदाकत नहीं है और इनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो और भी बहुत बातें कह रहे हैं ना। आज आपने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा। लेकिन मोमना एक बात तो थोड़ी सी वजाहत करिए, क्योंकि पंजाब में कोई 12 के करीब हैं इस वक्त एमपीएस जो खफा हैं, खुश नहीं है, उनकी तसल्ली नहीं है इमरान खान के ऊपर या उस तरीकाकार के ऊपर जिसमें असम्बलियाँ तोड़ने की बात हो रही है, वो उस पर कंफर्टेबल नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं है उस पूरे प्रोसेस के ऊपर। उसकी क्या वजूहत हैं, इख्तलाफ राय की वजूहत क्या है? देखिए नदीम साहब, सबसे पहली वजह तो ये है कि परवेज इलाही साहब उस तरह से हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट्स की थी। दूसरी बात ये है कि अवाम जब आपको वोट देते हैं, जनरल इलेक्शन एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है किसी भी मुल्क में वो होता है, तो अवाम आपको वोट देते हैं कि आप ईवान में उनके मसाइल को एड्रेस करें, उनके लिए कानून साजी करें, उनके लिए काम करें। लेकिन वोट देने के बाद भी अगर उस अवाम को आप वापस सड़कों पे लाना चाहते हैं तो फिर आपको अवाम की तरफ से भी एक मनफी रवैये का सामना करना पड़ेगा, जिससे मेरा ख्याल है कि लोग डर रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट जो होती है इलेक्शन की, ये इतनी आसान नहीं होती। और जब आपने कुछ किया भी ना हो पिछले 4.5 साल सूबे में, तो फिर लोग डरते भी हैं कि जो हमारे पास है हम वो भी लूज कर जाएंगे। बात ये है कि मामूली सी बात है, आइन में बहुत सारे रास्ते रखे हैं जिससे असेंबली डिसॉल्व की जा सकती थी। क्यों सिर्फ परवेज इलाही ही वजीर आला मुंतखब होंगे तभी असेंबली डिसॉल्व की जाएगी? हमें मतलब इस तरीकों की बात जो अब हो रही है, मैंने कुछ रोज पहले भी कहा था कि परवेज साहब एक बार स्पीकर पंजाब असेंबली थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से बने, इनके पास अपने 10 वोट थे, इनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई। जब इनको सीएम बनाया, एक बाकायदा जंग लड़के बनाया, आपने देखा होगा उस वक्त असेंबली की क्या सूरत हाल थी। मैं सबसे आगे हरावल दस्ते में लड़ने वालों में से थी। मैंने मुकदमात का सामना किया, 3 मुकदमात मेरे ऊपर हुए, बाकी सब पे एक मुकदमा था मेरे ऊपर। बगावत का मुकदमा था, दहशतगर्दी का मुकदमा था, असेंबली ईवान के तकद्दुस को पामाल करने का मुकदमा था, बहुत कुछ था। एनीवेज, बात यह है कि हमने बहुत मेहनत की, हर तरह से इनको सपोर्ट किया, इनको सीएम हमने बनाया। जो हमारी कमिटमेंट थी हमने वो पूरी की, लेकिन जो हमारे साथ रवैया रवा रखा गया पिछले 6 महीने, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। अच्छा मोमना, साथ ही रुकिएगा, अताउल्लाह तारड़ भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये किसी एक तरफ लगना है कल, ये ज़्यादा देर आगे चल नहीं सकता इस तरह गुम की कैफियत। नंबर्स किसके पास कितने हैं, कुछ इसके ऊपर बताएंगे? मोमिना तो बड़ा वाज़े तरीके से बता रही हैं क्या वजूहात हैं, और परवेज़ लाई किन वजूहात की वजह से उनके वादे जो किए गए थे वो पूरे नहीं कर पाए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये मजम्मत करूंगा कि देखिए मोमिना साहिबा से ना हमारा कोई राब्ता, ना कोई ऐसा मामला, और जिस तरीके से इल्जामात लगाए जा रहे हैं मैं समझता हूँ ये नामुनासिब हैं। पार्टी में हर शख्स को ये और या हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो इख्तिलाफी राय रखे। अब एक 10 सीटों वाले वजीर आला को जब मुसल्लत किया जाएगा 180 सीटों वाली जमात पे, तो वो कितनी देर चलेगा? ये बताइए कि जब हसनैन ऋषिक को गालियां देके निकाला गया, कैबिनेट मीटिंग से गेट लॉस कहा गया, क्या वो एजेंसियों ने करवाया था जो ये बार बार इल्जामात लगा रहे हैं? अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है नहीं। और किसने किसको गेट लॉस करा? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, दोहराएंगे? ये हसनैन दरिशिक जो मिनिस्टर हैं, परवेज इलाही साहब ने भरी कैबिनेट मीटिंग में उनको गेट लॉस कहा और कहा बाहर निकल जाओ। तो ये क्या एजेंसियों ने करवाया था या कराया था? आपकी अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है। आपको पता ही नहीं है कि आपने मामलात को कैसे आगे चलाना है। दिन ब दिन मेंबर्स की आप हिमायत खोते जा रहे हैं। और देखिए परवेज इलाही साहब और तारड़ साहब, ये तो मफादात की इस वक्त सियासत है ना। आपको भी और बहुत सारे सियासी लोगों को मालूम है कि इमरान खान मुन्नस से मिलने और उनको वजीर बनाने पे तैयार नहीं थे, और परवेज इलाही का एक उन्होंने नाम रखा हुआ था जो वो जिक्र किया करते थे। आप बहुत सारे सियासी लोग उसका तज़किरा करते हैं। जी महफिलों में उनको एक वो नाम से पुकारते थे, मुनासिब नहीं है बताना। अब लेकिन इत्तेहादी है। मगर देखिए मलिक साहब, बात ये है जो मैंने कल नंबर देखे,
हमारे पास जो टोटल तादाद है 179 की, उसमें 176 लोग आए और 3 लोग, 2 बीमार हैं, 1 मुल्क से बाहर हैं, वो आ जाएंगे। हम 179 की अपनी तादाद पूरी कर लेंगे। आज पीटीआई के बेंचेस पे जो बाहर अटेंडेंस लेने वाला होता है, उसके पास मैंने किसी को भेजा। दोपहर के वक्त 131 तादाद थी और पीक से 142 143 से ऊपर उनकी तादाद नहीं बढ़ी। और ये जो कह रहे हैं ना कि एतमाद का वोट, अगर इनकी तादाद 186 होती, और आज भी फवाद साहब ने कहा जी 188 तादाद है, अगर 186 भी होती, ये आज नहीं, कल नहीं, ये फौरी तौर पे एतमाद का वोट ले चुके होते। अच्छा था, एक बात बताइएगा, आज सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की, तो जहांगीर तरीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मरकज़ में हो रहा था, क्योंकि कुछ ग्रुप था पूरा जो या जहांगीर तरीन या कुछ अलीम खान के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने आप लोगों को इस प्रोसेस के अंदर सपोर्ट करना था। वो साइड पे बैठे रहे, सारे लोग एब्सेंट हो गए। पंजाब के अंदर अब उसका एक दोबारा वज़न पड़ना है इस पलड़े में। कुछ लोग अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो बड़ा वज़न पड़ेगा। जहांगीर तरीन का क्या रोल होगा? देखिए, जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल हमारे साथ एक भाई की तरह खड़े हैं और वो पूरा पैरा देने को तैयार हैं और उनकी पूरी हमें हिमायत हासिल है। जब एतमाद के वोट का दिन आएगा तो उसमें वो भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे, वो भी करेंगे और अलीम खान साहब भी करेंगे। क्योंकि देखिए, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील किया गया। ये दोनों लोग, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, पूरी सियासी मैनेजमेंट इमरान खान साहब की संभालते थे। कौन कितना सियासी वजन रखता है, किसको क्या इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कब पार्टी में शामिल कराना है, किसको टिकट देनी है, ये तमाम मामलात को गहराई में सियासत को समझते थे। इनकी बेटियों तक पे पर्चे इमरान खान ने करवाए, जिसकी वजह से ये मुनहरिफ हुए। तो अब ये तो हमारे साथ बिल्कुल डटे हुए खड़े हैं और हर तरह की इनकी सपोर्ट हमें हासिल होगी इंशाल्लाह। और इनके कहने में जो भी मेंबर होंगे एतमाद के वोट में, ये दोनों साहिबान अपना किरदार अदा करेंगे और भरपूर किरदार अदा करेंगे। क्या तवक्को है लाहौर हाई कोर्ट में क्या होगा? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में मैं अब ये लोग बहुत ज्यादा ये बातें कर रहे हैं, जितने मुंह है उतनी बातें हैं कि एक आला मुंसिफ का दामाद पंजाब काबीना का मेंबर है। मैं नहीं इस बात को मानता कि उनके कोई ऑफिशियल डिसीजन पे इसकी कोई बेरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ना है, मगर बातें होनी है। देखिए, 3 हफ्ते डिले कर देना एतमाद के वोट को, जब गवर्नर ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया हो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत, या तो फिर आइन को रीराइट कर दें, लिख दें कि जी एतमाद के वोट का गवर्नर कभी नहीं कह सकता, और गवर्नर से ये इख्तियार ले लें और अदालती ऑर्डर जारी कर दें कि आइन में तरमीम की जाए, फिर तो ठीक है। अदरवाइज इसका एक ही अंजाम है कि देर सवेर एतमाद का वोट लेना होगा, उस ताखीर नहीं हो सकती। एक एग्जेक्टिव डिसीजन है, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अच्छा, एक जल्दी से एक जवाब मोमिना से ले लें, ब्रेक करीब आ रही है। मोमिना, एक 12 का नंबर है जो शायद राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया है कि 10 से 12 MPs जो हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे, तो 10 से 12 लोग खफा हैं। ये सारे लोग हैं एक ही तरह के ख्यालात, आप ही की तरह के ख्यालात रखते हैं वो भी? देखिए नदीम साहब, मेरा चूँकि बहुत ही बुनियादी सा और नजरियाती सा इख्तलाफ है, तो मैं किसी भी साजिश या किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं हूँ। ये कोई कैंपेन नहीं चलाई गई इस वोट के खिलाफ या कोई लॉबिंग नहीं की गई कहीं पे भी। हाँ, ऐसे लोग जरूर हैं जो मायूस हैं, जो नाराज हैं, और मुझे यकीन है वो वोट नहीं करेंगे। मैं आपको उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकती। मुमकिन है राना साहब ने जो बताया ना नंबर, ये कम हो, मुमकिन है ये आधा नंबर हो, लेकिन इसकी देखिए आप, यही वजह है जो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जा रहा असेंबली के अंदर। आज भी फवाद साहब ने जब इल्जामात की बौछार की तो बीच में ये फरमान भी सादर किया कि उनके पास 189 का नंबर है। 189 अगर आपके पास नंबर है तो आप क्यों पंजाब को सियासी बहरान में आपने मुब्तला किया हुआ है? आप पंजाब को बहरान से निकालें, इलेक्शन कराएं ताकि मामला अपनी रूटीन पे आए और पंजाब का वो चल सके सिस्टम सारा, सियासी भी और जो असेंबली में जो काम बेसिकली लेजिस्लेटर्स का है वो काम भी किया जा सके। अगर आप 36 बिल एक साथ पास करें तो ये मतलब मोमना वहीद और तारर साहब, आप शुक्रिया। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब, जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो पंजाब की इस वक्त सियासत है, पूरे पाकिस्तान की सियासत है, तवज्जो कहाँ होनी चाहिए, तवज्जो है कहाँ पे? ये मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मुल्क के अगर हालात ख़राब होते हैं और खुदा न खास्ता ये जो भी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, हालांकि एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि एक अच्छी खबरें जो है हमें जेनेवा कॉन्फ्रेंस से मिली हैं डोनर्स की तरफ से, जो आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में गुफ्तगू की।
जो 9 अरब डॉलर की बात हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ताज़ा हवा का झोंका है। और एक ये जो बात की जा रही थी जी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता को डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, कम से कम वो जो हमारे सर सियासी अबतरी से निकले, डिफॉल्ट से बचाया जा सकता है हमेशा मुश्किल तरीन हालात में भी। 98 के टेस्ट के बाद भी बच गए थे, लेकिन अबतरी जो सियासी है ना उसका इलाज चाहिए। मैं अर्ज़ करूँ कि सियासी अबतरी और ये बेयकीनी की कैफियत और अदम इस्तेहकाम की कैफियत ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और उसका नुकसान सबको होगा। अगर वो ये समझता है कि उसका नुकसान गवर्नमेंट को होगा और हम वफाक में हैं, तो ये उसकी गलत फहमी है। पाकिस्तान का नुकसान सबका नुकसान है, तमाम सियासी जमातों का नुकसान है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है। देखें, अभी 2 दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उनके साथ था। उन्होंने कहा कि आज भी हम दावत देते हैं कि आएँ अपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर बैठ के बात करें। ये वो वाहिद तरीका है मलिक साहब के, जिसमें मैं समझता हूँ कि और हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी यही विजन है। जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस वक्त भी उन्होंने असम्बली में खड़े होकर पहली तकरीर की थी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, हम मुल्क को आगे लेके जाने के लिए साथ देने के लिए तैयार है, इसकी आज ज़रूरत है। देखिए, हमें अना के खौल से निकलना पड़ेगा। ये जो हमने छोटे छोटे बुत बनाए हुए हैं, अगर आप आपस में अना के खौल ना करेंगे तो आप दोनों लूजिंग एंड पे होंगे, आप जीतने वालों में शामिल नहीं होंगे। शोएब साहब, मैं आपसे भी इस पर पूछना चाहूँगा, 150 रुपये किलो का आटा है इस वक्त, 15 किलो की बोरी 2300 रुपये में मिल रही है। आटे की रेट के साथ ही रोटी की कीमत भी ऊपर चढ़ गई है। दवाइयों का भी यही हाल है, या है नहीं है तो या रेट ऊपर जा चुके हैं। बेशतर दवाइयाँ शॉर्ट हैं इस वक्त मार्केट में। क्राइसिस असल जो है वो डॉलर्स का, डॉलर्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं आता तो दवाइयाँ शॉर्ट है। आपको ये इश्यूज लोगों की ज़िंदगी बचाने वाले हैं। रोटी भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और दवा भी चाहिए, तो तवज्जो उसकी बजाय कहीं और है। और मैं तो सारों को कसूरवार समझता हूँ, इमरान को भी समझता हूँ और शहबाज शरीफ को भी समझता हूँ। देखिए, इन एडिशन टू दैट जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, एलसी आपकी खुल नहीं रही, और जो कंटेनर खड़े हुए हैं और उसका जो हज़ारों डॉलर्स के हिसाब से डैमेज पड़ रहा है। बात यह है कि ये वाकई सियासतदानों का काम है कि भाई खुदा के लिए मुल्क के लोगों का सोचें ना। ये आपकी सियासत है, ये सियासत थोड़ी है कि आपस में रोज़ मैं एक बात करूं, देखें, अपोजिशन हमेशा शोर मचाया करती है, इख्तलाफ करती है, बातें करती है, और ये करते रहे। गवर्नमेंट का काम होता है कि जवाब देने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें और इंगेज करें अपोजिशन को। आप अंदाज़ा लगा लें, पिछले 9 महीने से मैं मुस्तकिल जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, टीवी टॉक शोज़ हूँ या कहीं भी, कोई 8-8 इनके मिनिस्टर्स, 8-8 पीडीएम के लीडर्स उठ के बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ते हैं, इमरान खान को गालियाँ पहले देते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले बात करते हैं। ये इनका काम नहीं है, इनका काम है परफॉर्मेंस करें। एक तर्जमान रख लें, बेशक जवाब देने के लिए कोई बंदा रख लें, कोई एक लीडर रख लें, उनको जवाब भी दे दें, बेशक करें, सियासत करें, पूरी तरह करें, मैं ये नहीं कहता। गवर्नमेंट का काम होता है वो इंगेज करे अपोजिशन को। गवर्नमेंट का काम होता है वो परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि सुबह उठ के गालियां देना शुरू करते हैं, सुबह उठ के बातें करें। पॉलिटिकल पोलराइजेशन वर्स्ट कैफियत में लेकर गए हैं। मैं इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन ज्यादा जो रोल है वो पोलराइजेशन का क्रेडिट सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, उसका नाम है इमरान खान। और वो आप सोचें कि वो शहबाज शरीफ जिसको चोर डाकू कहते सारा दिन जुबान नहीं थकती, उसके साथ बैठ, मेरा नहीं ख्याल है कैसा होगा। देखें, एक बात होता है, एक लाइन में मैं बशीर फारूकी साहब से बीपर करूंगा, सिर्फ एक अर्ज करूंगा जो बार बार शोएब साहब ने बात की कि हुकूमतें, देखिए हुकूमतें वफाक की भी है और सूबाई भी हैं। इस वक्त जितना आप ये कहें कि जो एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, फेडरल गवर्नमेंट में, जितना उसका फुकदान आज है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा। और ये जब तक बेहतर नहीं होगा, जब तक बेहतर नहीं होगा, उस वक्त तक ये मामला, अभी खुराक का मामला है, अब गंदम सारी पंजाब में है, अब इस्लामाबाद में कौन सी गंदम पैदा होती है क्राइसिस। सर मैं आपकी इजाजत से, अगर रिलेशनशिप बेहतर होना चाहिए और हम मौलाना बशीर फारूकी साहब हमारे साथ हैं तो मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी कल इनसे बात हुई। बशीर फारूकी साहब बहुत बड़ा एक फलाही काम करते हैं। ये जितने लंगर खाने थे ना इमरान, जिनका वो बार बार तस्करा करते थे, बशीर फारूकी साहब चलाते हैं। और ये सारा अल्लाह की राह का काम है, डोनर्स फंडेड है, इसमें सरकारी पैसा नहीं जाता, इंडिविजुअल चैरिटीज़ के ऊपर चलता है। और ये इस कदर इन्होंने परेशानी के आलम में कहा कि हमारे पास इतनी महंगाई हो गई है, आटे और दुआ की इतनी ज़्यादा कीमत ऊपर चली गई है कि हमारे पास जो पैसा पड़ा था सारा लग गया, तो बहुत थोड़े पैसे बाकी हैं, तो हमें कुछ फौरी तौर पे पैसे की ज़रूरत है, अपील करें, कुछ करें, इसके ऊपर बात करें लोगों से। तो मैंने इन्हें दरख्वास्त की कि आप खुद आएँ, अपनी ज़बान से बात करें। तो बशीर फारूकी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप ही की ज़बानी सुनूँ कि क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। देखिए, जो हकीकत है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। कोरोना से पहले हालात हमारे पाकिस्तान के क्या थे, कोरोना के बाद जो बदतरीन हालात आए तो लोगों का तांता बन गया,
जो है इस तरफ के लोग अपनी मदद के लिए हर तरफ देखने लगे। सैलानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से उस वक्त कोरोना से पहले इस लायक था कि 6 माह तक अगर खुदा न खास्ता हमें कोई चंदा ना देता तो हम चल सकते थे, मगर आज ये हालत हो चुकी है हमारी कि हमारे पास बस 20-25 दिन का ही स्टॉक रह गया है। वजह यह है कि उस वक्त हमारा काम बहुत छोटा था। अब 4 लाख अफराद रोज़ाना बराह रास्त सैलानी के पास आते हैं, जिसमें 2.5 लाख तो खाली खुराक का इस्तेमाल रोज़ का। तो अल्लाह की रहमत से हमने पिछला जो साल गुजारा 22 का, उसमें हमने 10 अरब के काम किए, मगर अब मामला जो है बहुत बढ़ चुका है। आप जानते हैं कि जो रोटी पहले कितने की थी अब कितने की हो चुकी। इन तमाम तो सूरत हाल में मैं यही कहूँगा कि आपके तवस्सुल मैं दुनिया को कहना चाहता हूँ कि देखें हमारे पास 5000 के आसपास तो मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाह जाती है। 20,000 ख़ानदान तो एडॉप हैं, 20,000 फैमिलियाँ तो एडॉप हैं। इनका क्या होगा? अगर आप लोगों ने मेरा हाथ रोका तो मैं कहाँ जाऊँगा? इसी तरह जो रोज़ाना 2.5 लाख अफराद खाना खाते हैं, 2.25 करोड़ पानी की गिलास हमारे यहाँ से जाते हैं पर डे, कराची से लेकर तुर्क बॉर्डर तक। तो बहुत सारे काम हैं, एजुकेशन पर है, सेहत पर है, ब्लड बैंक पर है, थैलीसीमिया पर है, यानी पैदाइश से लेकर मौत तक। हम तकरीबन माशाल्लाह 700 तो शादियाँ कराते महीने कमोबेश। तो जनाब नदीम साहब, आप मेरी तरफ से पैगाम दें लोगों को कि सैलानी को का साथ दें। दुनिया भर में आपको सुना जाता है पाकिस्तान का जो रुपया कागज़ का टुकड़ा बन गया। उनके मतलब मैं बड़े यहाँ ज़ोर देकर कहता हूँ कि उनके साथ अपना हाथ से हाथ मिलाएं। उसमें सैलानी है, अखुव्वत है, अलखिदमत वाले हैं, इवन शौकत खानम है, ये वो इदारे हैं, इनके साथ आगे बढ़कर मदद करें। तो सैलानी का काम भी जो है इंतहाई काबिल तारीफ़ है। आप बताइए, आपको कैश पोर्ट से लोग आपसे ताउन कर सकते हैं या कोई और तरीक़ाकार होगा? नहीं, देखिए सर, हमारे पास जो खुराक है ना, हमारी तकरीबन 50 करोड़ की माना की जो है परचेजिंग है, 50 करोड़ रुपए की कम से 80 करोड़ हमारा महीने का खर्च है। तो हमें लोग चावल दें, हमें आटा दें, हमें घी दें, हमें दालें दें, हमें अद्वियात दें, हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहों में हमारे साथ ताउन करें। जो हमारे किफ़ालत हैं, जो 20,000 ख़ानदान किफ़ालत हैं, अगर हम एक किफ़ालत 10,000 रुपये लगाते हैं तो आप सोचिए कितने पैसे बन जाते हैं। तो ये सारे लोगों में जो कुछ लोग ऐसे लोगों को अडॉप्ट कर लें, यतीमों को, मिस्किनों को, बेवाओं को, लाचारों को, माजूरों को, तो लोग हर तरह से मदद अच्छा कर रहे हैं ना। देखिए आज भी हम चल रहे हैं, हमने 10 अरब रुपए काम 12 महीने पहले किया है ना, इस साल में ख़त्म किया ना, अब जनवरी आया है। लेकिन क्या है कि आमदन जो पैसा पाकिस्तान से आ रहा था वो अभी भी आ रहा है, लेकिन क्या है कि हमारी चीज़ महंगी हो गई ना। अब अगर रुपए में जो चीज़ मिलती थी अब वो चीज़ 2 रुपये मिल रही है। इस तरह दाम बढ़ने से हमारी कमर टूट चुकी है। वरना तो हमें कोई टेंशन नहीं था। हमने आज माशाल्लाह 23 साल हुए, कभी हाजत ऐसी नहीं है कि हम ऐसी बात करें, मगर अब हमें ये बात करनी पड़ रही कि भाई हमारी मदद करें। हमारी परचेजिंग महीने की 50 करोड़ रुपए की है नदीम साहब। तो बस ये कि अल्लाह ताला लोगों को तौफीक दे कि हमारा हाथ बढ़े। देखिए हमारे ज़रिए ये नहीं कहूँगा कि हम कुछ बढ़ें, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका ज़रा इब्लाग ये कहता है कि अगर ये इदारे ना होते तो न जाने कितनी खुदकशियाँ और बढ़ जाती। हमारे दस्तरखान 24 घंटे चलते रहते हैं। आपने खान साहब का नाम लिया, उनके तमाम दस्तरखान आज भी चल रहे हैं। लंगर खाने, पनाह गाहें, कोई भूखा नहीं सोएगा, उसकी गाड़ियाँ सैलानी अडॉप्ट किए हुए। तो हमने तो उनको कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर अब ये कि रियासत सोचे कि भाई वो हमारे हाथ लंबे करे। भले हमने आज तक से 1 रुपया लिया नहीं, लेंगे भी नहीं, लेकिन पब्लिक तो हमारे साथ दे ना। और आपके तवस्सुल अगर आपका जो मीडिया है, आपका जो चैनल है, वो दुनिया जाने सुना जाता है। पाकिस्तान का तो रोटी का जो रुपया है वो तो कागज़ हो चुका है। दुनिया से अगर $1 आता है तो मतलब हाँ रोज़ाना डॉलर हमें आते हैं माशाल्लाह। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमारे रोज़ाना डॉलर आते हैं अल्लाह के हज़र। लेकिन क्या है कि वो जितना भी आ रहा है वो कम पड़ रहा है। अच्छा, बशीर फारूकी साहब का जो इदारा है सैलानी, उसकी वेबसाइट के ऊपर इनके अकाउंट की डिटेल्स भी पड़ी है। बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट शफाफ निज़ाम है और अमली तौर पर फील्ड में जाके इनके लोगों की मदद करते हैं। तो जो देखने वाले हैं वो सारे आगे बढ़ें और इस इदारे की मदद करें, क्योंकि जितना अनाज ये तकसीम करते हैं, जितनी खुराक लोगों तक ये पहुँचाते हैं, बहुत सारे बीमारों को अद्वियात पहुँचाते हैं, शायद थोड़े इदारों के हिस्से में इतनी शाबाशी आएगी जितना ये काम कर रहे हैं। बशीर फारूकी साहब, जो कैंसर के मरीज़ों को भी तो अद्वियात आप देते हैं, कुछ उस हवाले से भी बताइए। देखिए कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और हम क्या है कि हमने ज़ाहिर है कि एक इंजेक्शन लाख रुपए का है, तकरीबन 80,000 रुपये का है। उसमें हमने बहुत से इदारे जो कराची में काम कर रहे हैं, जैसे बैतुल सुकून भी है, कैंसर फाउंडेशन भी है और दूसरे इदारे,
उन लोगों से पार्टनरशिप करके एक शख्स का इलाज करवाते हैं, वरना तो इतना है कि इसका इलाज करना इंतहाई मुश्किल है। मगर कैंसर के मरीज़ों, ये हमारा अल्लाह ताला के फजल करम से ये कह सकते हैं कि पैदाइश से लेकर मौत तक आप मुझे सवाल करें कौन सा काम आप करते हैं, कौन सा काम नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा या तो हम खुद कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं। हमारे पास आज कोई ओल्ड सिटीजन हाउस नहीं है, सिटीजन हाउस, लेकिन हम लोगों को वहाँ भेजते हैं जहाँ ये इदारा है। हम लोगों को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं करते। इस तरह कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है, इस सिलसिले में हमारा हर तरह का ताउन होता है, लेकिन जैसे हम इन लोगों से जो इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप करके ही काम कर रहे होते हैं। मगर अब यह है कि मामला जो है वो बड़ी तकलीफदेह हो चुके हैं। हमारा अगर हमारी करेंसी ऊँची आ जाए, मैं आपकी इजाज़त से मौलाना बशीर फारूकी साहब, डॉक्टर अमजद साकिब साहब को भी साथ शामिल करूँगा, क्योंकि जो इदारे बहुत शानदार काम कर रहे हैं उसमें से एक काम अखुवत का है, सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए घर तमीर करके दे रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप भी बताइएगा कि आपके इदारे की अभी तक क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने घर तमीर हुए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अरबों डॉलर के वादे हुए हैं, आइंदा आप क्या देखते हैं? जी बिस्मिल्लाह सर, बहुत मेहरबानी आपकी दावत की। आपसे अभी आप मौलाना बशीर फारूकी साहब से बात कर रहे थे, हमारे पीरो मुर्शद हैं और वो गैर मामूली काम कर रहे हैं सैलानी के परचम तले। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सी कोशिश कर रहे हैं और हमने पहले मरहले में तो कोई 1 लाख के लगभग ख़ानदानों को मवाक़ात मदीना की रवायत के तहत अपना बनाया और रिलीफ के हवाले से 6 हफ्ते 8 हफ्ते या 2 महीने के लिए उनको खाना, कपड़े, टेंट, शामियाने, अद्वियात, इस तरह की चीज़ें अदा की। लेकिन असल मरहला नदीम भाई उससे बात शुरू होता है कि इनको बहाल कैसे किया जाए, वापस घरों को कैसे जाएं, अपनी छत तले कैसे ये जिंदा रहें। तो उस हवाले से हम एक बहुत बड़ा रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन का पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि लोगों के घर बनाने के लिए 1 से 3 लाख रुपए तक का कर्ज देंगे। इसी तरह उनको कारोबार शुरू करने के लिए, ज़राअत करने के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, यानी पूरी इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हर फैमिली को दिया जाए, ताकि वो भिखारी ना बने, कशकोल ना उठाएं, शहरों की तरफ फौज जफर मौज ना चल पड़े, जुर्म में इजाफा ना हो। लेकिन इसके अलावा भी जो अखलाकी हवालों से वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके बुनियादी हकूक़ हैं, तो दीनी और माशरती और समाजी और रियासती हकूक़ के हवाले से भी उनका ये हक़ है कि हम उनकी मदद करें। तो उसमें हम अब तक तकरीबन वो जो मैंने पहले आपको रिलीफ का बताया, उसके अलावा 10,000 ख़ानदानों को हम ये रिहेबिलिटेशन का पैकेज भी पेश कर चुके हैं। तो ये सिलसिला जारी है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, चंद दिन पहले मैं डेरा इस्माइल खान था तो ऐसी यकबस्ता सर्दी थी कि इंसान को कोट और ओवरकोट पहन के भी कपकपी तारी होती थी। तो उस हालत में आप देखें कि एक माँ बगैर छत के अपनी मासूम बच्चे को आगोश में लेके कैसे बैठेगी। दुरुस्त है। हमने घर बनाने की क्या कोशिशें की हैं पिछले 6 महीनों में। आपकी मेहरबानी है कि आपने इस मौजू को दोबारा से छेड़ा। तो अब तो हमने हर जगह भुला ही दिया है, किसी ने जिक्र ही नहीं किया कभी कि अभी भी टेंटों में लोग बैठे हुए हैं। आज सुबह मुझे एक शख्स का रोते हुए फ़ोन आया खैरपुर से कि उसके गांव और इर्द गिर्द के गांव में ना खैमे हैं ना लिहाफ है। वो कहते हैं शदीद सर्दी की लहर है, गर्म कपड़े नहीं है, रज़ाई नहीं है। आपकी इजाज़त से बिल्कुल 1-1.5 मिनट रह गया है। ये एक तो मैं दोबारा अपील करूंगा कि सब लोग बढ़ चढ़ कर सैलानी की, अखुवत की, अलखिदमत की, बहुत शानदार इदारे हैं ये, इनकी मदद करें। इवन शौकत खानम की मदद करें, वो भी कैंसर का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो सैलानी लोगों को खुराक पहुँचाते, कुव्वत वाले इस वक्त लोगों को घर और सैलाब से मुतासर लोगों की इबादतकारी का काम कर रहे हैं, और बाकी जिन इदारे अलखिदमत है जैसे वो भी लोगों की मदद का काम कर रहे हैं। मैं आपसे बशीर फारूकी साहब 1 मिनट में चाहूँगा कुछ दुआ कर दें लोगों की मुश्किलात में कमी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहीम, 1947 हो या 1965 हो या 1971 हो, पाकिस्तान के हालात कभी ऐसे न थे जो आज 2022 और 23 में आ चुके हैं। परवरदिगार तुझसे दुआ है कि इस मुल्क को बर्बाद होने से बचा ले, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। आज आधे मुल्क से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। तुझसे दुआए मौला ये गुर्बत की लकीरों से हम ऊपर आ जाएं, हमारे हालात अच्छे हो जाएं। बीमारियाँ ने, बेरोज़गारियों ने, कर्ज़दारियों ने, और करेंसी तो हमारी इतनी तबाह हो चुकी है
कि 1000 रुपये की नोट की औकात 100 रुपये के बराबर नहीं रही। बस तुझसे दुआ है कि मौला इस वतन अजीज़ पर अपना करम फरमा, फजल फरमा, रहम फरमा, इसे सुबह क़यामत तक आबाद शाद रख और हमारे बड़ों को अक्ल सलीम दे कि वो अपनी लड़ाई झगड़े से बाज आकर मुल्क के लिए सोचें। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब और डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल एक दफ़ा फिर से यही अपील कि सैलानी, अख़ुव्वत, अल-ख़िदमत, इन जैसे अदारों के साथ बहुत ज़्यादा ताउन करें, आगे बढ़कर इन लोगों के साथ शाना बशाना काम भी करें, माली इमदाद करें या ख़ुराक या दीगर तरीके से जैसे भी कोई मदद करना चाहे वो आगे बढ़े और अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए इनका हाथ बटाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।